क्यों नहीं आएगा? तो वर्नियर कैलिपर आप कैसे छोड़ सकते हैं? वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ नहीं सकते वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज को। उससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लाजमी तो नहीं किसी पीबी है आपके पास हो। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ अपने यहाँ पर पेज नंबर पेज नंबर 62, ठीक है। ओके जी, राइट। सो वालेकुम अस्सलाम जी। ओके, सो आपके पास कंटाक्ट they are not in India, they think from Lahore both book contact those consider that or not कर सकते हैं। हाँ, ये कोई मसला नहीं है। फिजा वालेकुम अस्सलाम। ओके मोहिमन मुहर्रम वालेकुम अस्सलाम। ओके, फिजिक्स का पेपर का एंड के बाद जो है ठीक है, मिल जाएंगे आपको। ओके, अच्छा जी, सीन ऐसे का होगा कि हमारे पास जो है ना ये पेज 62 पर आपके पास लाइक कह सकते हैं कि फोर्सेस का डायनामिक वन का चैप्टर है। फोर्सेस से रिलेटेड बात है कि फोर्स बेसिकली क्या होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी भी लाइक कह सकते हैं कि बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, या तो मोशन ला सकती है या स्टॉप कर सकती है या डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, वालेकुम अस्सलाम, यानी कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो बेसिकली क्या कर सकती है, बेसिकली आपके पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है या उसमें ला सकती है या डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एक आपके पास होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरी आपके पास होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर के किताब आपके टेबल के ऊपर रखी हुई है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। मतलब कि वेट आपका डाउनवर्ड है और आपका जो रिएक्शन है टेबल का वो अपवर्ड है, तो ये कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स आपको नजर आती है, दैट्स इट। इसी तरह से आपके पास थ्रस्ट फोर्स है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है मतलब कि आपको जब आपके फ्रिक्शन की एग्जांपल, टेंशन की एग्जांपल ये डिटेल में लाइक कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जो आपके पास कांटेक्ट में आने के बाद नजर आती है उसको आप लाइक कह सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कह सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली ना आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास दो चार्जेस हैं, अगर के दो चार्जेस आपस में टच ना भी हो तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म आपके पास जो है मैग्नेटिक फोर्सेज है। मैग्नेटिक दो मैग्नेट एक दूसरे को फिजिकली टच ना भी हो तब भी वो एक दूसरे को लाइक कह सकते हैं कि अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन हमारे पास और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट की आपके पास एग्जांपल आपके पास दी जाती है। दुआ बेटा मैं बता चुका हूं कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आपने करने हैं, ठीक है, दैट्स इट, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो वो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फंडामेंटल नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ये बेसिकली फोर फोर्सेज है ये। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो फोर्सेज का लाइक कह सकते हैं कि टॉपिक है उसमें कांटेक्ट और आपके पास जो है वो नॉन कांटेक्ट जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि उस तरह से हमारे पास कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, डिफरेंशिएशन वगैरह आ सकती है लेकिन इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कहें कि नहीं यार बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन और कुछ भी नहीं, आपके पास कांटेक्ट में आएगा, ठीक है दलहम। ओके, सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव मीडियम है आपके पास, ठीक है, दैट वुड बी इन कांटेक्ट फोर्स। रेजिस्टिव फोर्सेस फ्रिक्शन वगैरह आपकी कांटेक्ट फोर्सेस में आती हैं। तो आपके पास फोर फोर्सेस आपके पास नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, मैंने जब लेक्चर लिया था वो नहीं, वो तो पड़ी हुई है मेरा फ्रेश, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, चलो ये बस सब तो बोलेगी। तो आपके पास जो है हमने एक एक जो फोर्स थी वो दो दो दिन में या एक एक दिन में हमने की थी और बहुत ज्यादा डिटेल में लाइक डिस्कशन की थी। आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फोर्स को बेसिकली कहा जाता है। लाइक वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है लाइक जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो है ना ये लाइक कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टाइटली पैक करके रखती है। और इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिज्म की पर्सपेक्टिव से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पर्सपेक्टिव से आपके पास आती है, तो इस चीज को देखेंगे और हमारे पास नहीं। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास बेसिकली ग्रेविटी की वजह से आपके पास आपकी जमीन जो खींचती है। इसके बाद लाइक कह सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकलने का चांस है लेकिन कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, 40% या 30%। तो आप पहला टॉपिक लिख लें जो मतलब कि ना स्टैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए देखो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन जो सेंडअप्स का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि जो अभी जो सेंडअप्स हो रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से ज्यादा बच्चे हमारे पास वहां के हैं,
तो आपके सेंड में ना ये जो बेसिक फंडामेंटल लाइक कह सकते हैं कि फोर्सेस हैं। तो पहले नंबर पर डायनामिक्स 1 है ये, ठीक है, ओके, डायनामिक्स 1, ठीक है, ये चैप्टर आपका 3 है। और इसमें जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपकी एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज में या फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर किस्मत अच्छी हुई, क्योंकि ये कहानी है, इसमें कहानी आप डाल सकते हो अच्छी सी कहानी बना के, तो मतलब कि ना आपको ये जो लाइक कह सकते हैं कि टॉपिक है ये फायदा दे सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेस जो है ना वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये बेसिकली आपके पास मैं लिख देता हूँ कि शॉर्ट के लिए और आपके पास एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो ये मेरा ऐसा करो कि आपके पास जो है ना ये जो सवाल ये कर रहे हो कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज कैसे आएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो देख लेना, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन मैंने कैसे कैसे बताए थे। तो वो वहां पर आपका भी टाइम बच जाएगा, क्लास का भी टाइम बच जाएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद ये जो है ना ये आप लिख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और एमसीक्यूज के लिए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि ये सेकंड ईयर लेवल का टॉपिक है। तो ये बेसिकली ना वहां पर आपके पास आ सकता है। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है साहब। ये तस्वीर में खींच के, ठीक है, एक मिनट सबर, जस्ट वेट, अच्छा जस्ट वेट, एक मिनट सबर करें जरा। ये इनको बता दो कि यार ये हिसाब है, ठीक है, इनको कि यार वो नंबर सर्च करो ZR वाले का, इधर से सर्च करो और उसको ये तस्वीर भेजो क्रॉप करके, ये जो आपके पास आ रहा है। ओके, टेबल याद करना है, टेबल याद नहीं करना, टेबल एमसीक्यूज की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेकिन टेबल उस तरह से नहीं आता आपके पास, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर लाइक ये जो टेबल है ये इसमें ना मैंने बताया था कि यार यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशन, ये जो इनकी रेंजेस है ना, ये रेंजेस ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, तो आप रेंजेस वगैरह को देख लीजिएगा कि रेंजेस में थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस चीज में आप रेंजेस को सिर्फ एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है, टेबल पूरा याद कर रटा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि रेंजेस का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद फोर्सेस डायग्राम है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होती है, टोटल फोर्स जो एक सिस्टम में लग रही है, तो आप उसको जो है मतलब कि नेट फोर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम और एक सिस्टम डायग्राम हमारे पास होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, आपने मिसाल के तौर पर आपके पास एक फुटबॉल है, आपने बताया कि यार इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, या ये फिश है इसको आप ऊपर की तरफ खींचते हैं उठाते हैं, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ होती है, फिश का वेट नीचे की तरफ होता है, तो दैट वुड बी सिस्टम डायग्राम हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर कि मैं इसको इन टर्म्स ऑफ टेंशन की फोर्स और साथ लाइक कह सकते हैं कि इसके वेट की फोर्स में बताऊं, तो ये बेसिकली आपके पास क्या आएगा, ये बेसिकली आपके पास जो है फ्री बॉडी डायग्राम में प्लेस करता है, तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। तो ये हमारे पास सीन है। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये जो डायग्राम है ना ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम पेज नंबर लाइक कह सकते हैं कि 67 जो है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर के सेम डायरेक्शन में फोर्सेज है तो आप उनको एडअप करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज तो आप उनको प्लस माइनस करके लाइक कह सकते हैं कि जो नेट रिजल्ट होता है वो निकालते हैं। मैंने इसकी एक्टिविटीज वगैरह करवाई थी डिटेल में, सो कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं नहीं कोई मनहा इतनी जरूर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि आपने क्या करना है कि आप इसे कह सकते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स जो है ना ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स जो है इसको आपने लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखें ना तो ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है या लिया जाता है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, दैट्स इट। सो ये हमारे पास सीन होगा, ओके। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात होगी कि उसमें आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इतनी सी बात है, परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास अगर के किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दैट वुड बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि अगर आपने नेट फोर्स लगाई है
तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि सिंपल सिनेरियो में जिसको आप देखते हैं तो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सिंपल सिनेरियो में अगर के आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसमें आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, तो हम लोग उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक्शन रिएक्शन की बात होती है कि दोनों आपके बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो आपके पास दिया जाता है, इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ, ये ना अब शॉर्ट और लॉन्ग में कौन सा आता है जिसमें फर्स्ट और सेकंड का चांस ज्यादा होता है। लेकिन इसमें ना एक सवाल आता है कि इनर्शिया से रिलेटेड, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि हाउ लॉ ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड विद कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में, तो उसके केस में आपके पास आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, ये सारी बातें मैंने डिटेल में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो नहीं कह सकते हैं कि सिंपल सिनेरियो में अगर के आपके पास आपकी गाड़ी जा रही हो और आपकी बॉडी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बाहर की तरफ निकलती है, या फिर आप अगर गाड़ी लेट्स से फॉर ब्रेक लगाती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वही मोशन मेंटेन रखना चाहती है जिस मोशन में वो होती है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो होगा और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा न्यूटन आपके पास सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ आपके पास सिंपल सी बात है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जीरो कर लें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके पास डिराइव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो कि ये सारे ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो आपने माइंड में इस चीज को रखना है आपके पास, ठीक है। सो ये हमारे पास कह सकते हैं कि सिनेरियो आपके पास होगा। और ये जो किसी ने पूछा है कि यूज होता है बुक में पायोन लिखा है आपके पास, ठीक है यार। ये जो अब डिटेल एनालिसिस है ना, ग्लियॉन्स की, मियॉन्स की, पायोन्स की, क्लियॉन्स की, ये सारी जो है मतलब कि अब टाइम नहीं है कि मैं मतलब कि इसको करूं, क्योंकि मैंने 4 चैप्टर रिवाइज कराने, वन शॉट रिवीजन में स्पीड अप देंगे, क्योंकि ये एक फोर्स मैंने 2 या 3 दिन में करवाई थी। ये 4 फोर्सेज है ना, तो एक फोर्स मैंने 2 या 3 दिन में मतलब मेरे कंप्लीट कराई थी। तो एक 4 दिन में लाइक 3 दिन में या 2 दिन में लाइक एक टॉपिक, एक सब टॉपिक, और एक दिन में 4 चैप्टर इन स्टोरी होता है, सिनेरियो होता है। तो थोड़ा सा मुझे स्पीड देने दो क्योंकि ये काम रहता है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है कि ये जो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन है, ये लाइक कह सकते हैं कि न्यूटन लॉज जो है ना, ये शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा कि अगर के एक पैसेंजर है, वो बस में उस पर ब्रेक लगती है तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल आ सकता है, या फिर आपके पास इस तरह से आ सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मतलब कि ना अगर के लॉ ऑफ इनर्शिया है को देखें तो वो कैसे आपके पास जो है न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन के साथ रिलेट करता है। तो ये सारी बातें आपके पास यहाँ पर मतलब कि बताई जा रही हैं, यानी कि इस तरह से सवाल घुमा फिरा के यानी कि एनालिटिकल वे में आपसे पूछा जाएगा या फिर पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को लिख लेते हैं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस हैं, ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि शॉर्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये ना शॉर्ट के लिए आपके पास आ सकता है या फिर लॉन्ग के लिए, ये यानी कि इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट लॉन्ग आपके पास इससे निकल सकते हैं। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ना तीनों में से पहले दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्वेश्चंस निकलते ही निकलते हैं, कुछ ना कुछ इनमें से आ जाता है। तो ये जो लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो होगा, ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था कि वो पैसेंजर वाला, वो जरा क्वेश्चन लिख दो दोबारा से, जो बैच के स्टूडेंट उनको याद होगा कि जो मैंने पैसेंजर वाला क्वेश्चन लिखाया था न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन में कि व्हाई इज इट डेंजरस, लाइक कह सकते हैं कि टू सिट ऑन द रूफ ऑफ बसेस, लाइक कह सकते हैं कि बस की रूफ पर बैठना क्यों डेंजरस होता है, एक ये सवाल। इसके अलावा आपके पास जो है ना अगर आप टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ निकलती है, ऐसा क्यों होता है। अगर आप ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगने के बाद आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें हमने मतलब कि न्यूटन लॉस में देखी हुई थी, डिस्कस की हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स कह सकते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, ये इसी के बीच में आएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है, ठीक है। यानी कि बहुत स्पीड में अगर के बॉडी जाती है और लाइक कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ये लॉज नहीं लग सकते, और अगर कि आप हाई स्पीड पे जाते हैं हाई एनर्जी में तो ये फिर इनकी लिमिटेशन है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। मैस एंड वेट आपका लाइक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होता है थोड़ा सा, यानी कि W इक्वल्स टू mg, कि आप जो है वो लाइक कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। ये सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट करें, या फिर इसका न्यूमेरिकल आ जाता है वेट वगैरह से न्यूमेरिकल, या फिर MCQs। तो मैस एंड वेट का जो डिफरेंशिएशन है या न्यूमेरिकल है ना, वो आपके पास आ सकेगा। तो ये अपने पास लिखेंगे कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है या न्यूमेरिकल निकलता है, ठीक है। तो अपने पास लिखो कि मैस
एंड वेट, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से क्या निकल सकता है, इसमें से आपके पास जो है वो लाइक डिफरेंशिएशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये जो एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की हुई है ना, वो आपके पास यहाँ से निकल सकेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि पेज नंबर 75 पर जो एग्जांपल है ये आप देख लें अच्छे तरीके से, ये एग्जांपल आपके पास आ सकती है, तो इसको आपने देखना है, ठीक है। ओके, सो मैं बता देता हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ओके, मैं कल टिप दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स की मैं टिप्स दे दूंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैं पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह सारा समझा दूंगा कि कैसे आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें लाइक आपको मतलब कि ना जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू के बराबर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना, तो आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास ली जाती है वो आपके लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर के हम लोग देखें ना, तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं समझता। मतलब कि आ सकता है, लेकिन ये है कि चांस की बात है ना, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, यानी कि सो फातिमा कोशिश करते हैं कि जल्द हो जाए। ओके, सो सीन ऐसे का है कि हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आपने देखनी है कि हमारे पास क्या सीन होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जमीन के गिर्द यानी कि अर्थ के गिर्द आपके पास वो जगह होती है जहाँ पे जमीन किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह होगी जहाँ पर जमीन दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बुला सकती है, खींच सकती है, दैट्स इट। अब कितनी शिद्दत के साथ खींच सकती है इसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि आपके पास हम लोग फोर्स पर यूनिट मास देखते हैं कि एक मास पर कितनी फोर्स लग रही है। तो इसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करते हैं या फिर लेते हैं। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इसका यूनिट भी आपके पास आ सकता है न्यूटन पर केजी, तो इसको जरा देख लेंगे बस। बाकी ये इतना मैं इसको हॉट टॉपिक में मतलब कुछ तरह नहीं लेता, तो ये बात ध्यान में रखें। अच्छा जी, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, हमारे पास ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आ सकता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन में कि जो फोर्स आपके पास होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, नहीं नहीं मना छोड़ दो, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें इंपल्स भी आता है। फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम आपके पास बेसिकली ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा लाइक कह सकते हैं कि शॉर्ट के लिए, ठीक है, और साथ स्लैश न्यूमेरिकल के लिए। ये देख लेंगे कि हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास जो फोर्स होती है उसको आप रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट से जो मोमेंटम चेंज होता है किसी भी बॉडी का, उसको आप कहते हैं कि ये फोर्स एंड मोमेंटम का क्या है, रिलेशन है। तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोग माइंड में रखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके लिए न्यूमेरिकल भी मतलब कि जो एग्जांपल्स वगैरह वो एक नजर ओवरव्यू कर लेना, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स होता है इसमें फिर आपके पास एक इम्पल्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा, वो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इम्पल्स का कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपका इम्पल्स का कॉन्सेप्ट वो शायद यहाँ पर जो 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 यहाँ पर इम्पल्स का एक जगह पर कॉन्सेप्ट आता है, इम्पल्स का एवरेज फोर्स जो हम लोग लेते हैं, ये उसकी बात हम मैं कर रहा हूँ आप लोगों को ना, कि ये यहाँ पर ये पेज नंबर 80 पर आपके पास में जो एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो इम्पल्स का आपके पास कॉन्सेप्ट लिया जाता है, इस चीज को जरा देख लेना। ये जो टॉपिक है, ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यानी कि ये शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम और साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये ना बेसिकली लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इसकी लिस्ट में जो सेकंड हमारे पास नंबर आएगा वो बेसिकली आपके पास किसका होता है, वो बेसिकली इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम हमारे पास, ठीक है, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम हमारे पास। सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए ना, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो बेसिकली आपके पास आ रहा है, तो ये शॉर्ट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है लेकिन हम लोग इसको देखेंगे। बाकी जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा वो बेसिकली आपके पास न्यूटन लॉज एंड कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेसिकली आपके पास ये न्यूटन लॉज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूटन्स लॉज, ठीक है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इसके साथ ना ये बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंस रखता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली अगर के हम लोग देखें ना तो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि ये बेसिकली लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग के लिए मतलब कि देख लेना, क्योंकि ये इस चैप्टर से अगर लॉन्ग निकलेगा तो फिर चांसेस इससे हैं या फिर इससे हैं, मतलब कि पेपर नॉर्मली ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब कि किसी भी सिस्टम से पहले जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फाइनल ही मोमेंटम होता है, मतलब कि दोनों मोमेंटम्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो इन चीजों को जहन में रखें। इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके पास आ सकते हैं या फिर आपके पास पूछे जा सकते हैं। और इसमें रिकॉइलिंग ऑफ गन की एग्जांपल है ना, रिकॉइलिंग ऑफ गन की वो आ सकती है लॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है वो बेसिकली इसका सब टॉपिक है इसी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, तो रिकॉइलिंग ऑफ गन के टॉपिक से मतलब कि वो आ सकता है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है वो आपका इस चैप्टर से लाइक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर क्या है बिल्कुल रिकॉइलिंग इसी का पार्ट है ना यार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप किस तरह बताओगे, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है तो आप किसकी मदद से बताओगे, किसी एग्जांपल की मदद से बताओगे। सो रिकॉइलिंग ऑफ गन बेसिकली एक्सप्लेन द कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि ये बेसिकली उसको एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए ये आपने ध्यान में रखना होगा। सो ये बस सीन है और कुछ भी नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ओके। सो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो होगा, ठीक है। ओके आप बिल्कुल आपको रजा मिल जाएंगे, ठीक है। ओके यार वो स्कैन करके जरा शेयर कर दो। ओके सो यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास ये चैप्टर थर्ड था, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये बेसिकली चैप्टर थर्ड है और चैप्टर नंबर 3। ओके जी राइट। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 वो आपके पास कह सकते हैं कि आ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे डायनामिक्स 2, ठीक है। डायनामिक्स डायनामिक्स 2 में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, यानी कि कौन कौन से टॉपिक किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने देखने हैं। और कुछ मैं इसमें जो हॉट टॉपिक मार्क करूँ ना तो इसमें हॉट टॉपिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक ये हॉट टॉपिक है आपके पास, ठीक है, एक ये हॉट टॉपिक है और साथ इम्पल्स वाला हॉट टॉपिक है, ठीक है। ये बेसिकली आपके 3 टॉपिक हॉट टॉपिक है, ओके। अगर क्या आप हॉट टॉपिक चाहते हैं तो मैंने आपको हॉट टॉपिक बता दी, सही है। सो ये नोट कर लेंगे, इसके बाद जाएंगे अगले चैप्टर पर। मेरे पर टाइम शॉर्ट है, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हर चीज को डिटेल एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा इस रिवीजन में, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक अगर मैं ये टॉपिक देखूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने तकरीबन 5 के 6 दिन में कराए थे लॉज जो हैं, इसीलिए हमारा कोर्स जो है बहुत स्लोली कवर हुआ था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बात दबा दो, ओके, बात आपने दबा देनी है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ना इस पर सबर करना है कि यार ये सीन है। अच्छा जी, डायनामिक्स 2 में आपके पास सबसे पहले फोर्सेस ऑन बॉडीज का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि फोर्सेस ऑन बॉडीज कैसे आपके पास कॉन्सेप्ट रिलेट करता है कि आप जब बॉडी किसी फोर्स लगाते हैं तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जिस लाइन में फोर्स एक्ट करती है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, जिस लाइन में फोर्स एक्ट करती है उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। फिर यहाँ पर लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस या डिफरेंट फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर के एक कुछ फोर्सेस उस तरफ हैं और कुछ फोर्सेस के ऑपोजिट हैं तो इसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स जो होता है वो बेसिकली टॉर्क को कहते हैं। जब आपके पास फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट लेके आती है तो उसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या आप इसको टॉर्क कहते हैं कि बेसिकली उस बॉडी के अंदर आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि इसमें जो अगर के टॉपिक आपके पास आएगा या आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये समटाइम लॉन्ग में भी आ जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बेसिकली पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पास ना मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को बोला जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो अक्सर न्यूमेरिकल्स में आता है, एमसीक्यूज में आता है कि न्यूटन मीटर इसका टॉर्क का यूनिट हम लोग देते हैं आरएफ ना। तो बेसिकली ये सीन होता है। या फिर आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स कब मैक्सिमम होगा तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैंने पूरी वो कंडीशन बताई थी कि आर एफ साइन थीटा वाली बात हमने करनी है, तो ये वो सीन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ना ये बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमारे पास
इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट के लिए या फिर आपके पास लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद लाइक फॉर्मूला इसका टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास एफ क्रॉस डी या एफ क्रॉस आर, जो मोमेंट आर्म और फोर्स का वो कह सकते हैं कि मल्टीपल होता है, तो इसको उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो हमारे पास मतलब कि हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो कह सकते हैं लेकिन इस तरह पॉसिबल ज्यादा नहीं होता, ठीक है। एमसीक्यूज पहले टॉपिक्स में से आ सकता है, फोर्स ऑन बॉडीज में वो कोई टॉपिक इतना वो डिटेल नहीं है, या डिफरेंशिएशन समटाइम्स आती थी लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, लेकिन आपके कोर्स में उस तरह से कोई वाजे नहीं किया हुआ इन लोगों ने कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है ना, मतलब कि उस तरह वाजे नहीं। अगर कि पहले टॉपिक में से सवाल आया ना फोर्सेस ऑन बॉडीज में, तो वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डिफरेंस आ सकता है, बस ये सीन है। तो इस चीज को माइंड में रखेंगे, आगे चले जाते हैं। आगे आपके पास जो है बेसिकली सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना ये आपके पास आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेसिकली ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ आपके पास ना ग्रेविटी, तो ये लिख लें कि अगर कि हम लोग देखेंगे तो इसमें से या तो एमसीक्यूज निकल जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो पर्सपेक्टिव से आपके पास टॉपिक इंपॉर्टेंट लिया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आपके पास जो है वो अगर कि हम लोग देखें इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इससे न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि व्हाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि क्यों हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है, ये एक शॉर्ट भी निकलता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि या तो वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में, दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, दोनों केसेस में आपके पास जो है उसका लाइक वो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब अगर के फोर्सेस नेट सम ऑफ फोर्सेस, अगर किसी बॉडी पर टोटल फोर्सेस का इफेक्ट जीरो आ रहा है, फोर्सेस लग रही हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टेबल पर बुक रखते हैं तो नॉर्मल फोर्स ऊपर और वेट नीचे दोनों बराबर होते हैं, तो वो रेस्ट में होती है आपके पास, या फिर कोई गाड़ी मूव कर रही है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, सो उस केसेस में आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करती है। लेकिन अगर एक बॉडी टर्न करती है, रोटेट करती है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि उस केस में हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन आप लेते हैं, टॉर्क सम ऑफ ऑल टॉर्क ऑन अ बॉडी जीरो, सो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को आप बोलते हैं कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें टॉर्क का जो सम होता है वो आपके पास जीरो के बराबर लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जो इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंडीशंस में अक्सर सवाल निकलता है, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कि एंड इट्स कंडीशंस, ठीक है, इसमें से अक्सर सवाल निकलता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर की किस्मत अच्छी हो तो लॉन्ग क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन सवाल निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट या फिर समटाइम्स लॉन्ग अगर के निकल आया किस्मत कंडीशंस की पर्सपेक्टिव से, लेकिन चांसेस थोड़े से इस टॉपिक में लाइक कह सकते हैं कि कम है, मतलब कि अगर के ऑनेस्टली देखें तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं, देख लेना, लेकिन ये है कि मतलब कि ना ये घुमा फिरा के आता है टॉपिक, और इससे न्यूमेरिकल भी जो है न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल इसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आता है। जब एपीएस वाले स्पेशली फजाइया वाले पेपर बनाते हैं ना, तो वो लाइक कह सकते हैं कि अगर कहते, मगर इसकी इंपॉर्टेंस कैसे लिखेंगे, लाइक किस तरह की इंपॉर्टेंस मतलब कि किस तरह से सवाल पूछना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम लाइक कह सकते हैं ना कि ना 50-50% चांसेस होते हैं, 50% यस 50% नो, मतलब कि आ भी सकता है नहीं भी, मतलब कि ना ये दरमियान का टॉपिक है, एक साल आता है एक साल नहीं आता। अब मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि कोर्स न्यू है, तो इस न्यू कोर्स पर अब देखो 10th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर है ना चिल, मतलब कि मैं तुम्हें अगर अपनी वो एनालिसिस वाली वीडियो भी बताऊं ना, सारा चिल पेपर आया है, मतलब कि कोर्स पुराना है ना, तो मुझे माइंड ने पता है कि यार एपीएस वाले फजाइये वाली चीजें क्या देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही पेपर आया है, बिल्कुल वही पेपर आया है, कोई गड़बड़ नहीं थी उधर, बच्चे रिलैक्स है। लेकिन तुम लोगों का मसला ये कि तुम लोगों का कोर्स में आए हैं, ठीक है, ये पहली दफा कोर्स है, और मैं जो गैस लगा रहा हूँ ये इस बुक का पहली दफा गैस है, क्योंकि अभी इस बुक को आए हुए 5 महीने हुए हैं, 6 महीने, तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि आप अपने पास लिख लें, ठीक है, लिख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये अगर इधर ना आया ना तो फिर एपीएस फजाइया वाले क्या करते हैं, प्री बोर्ड में दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि मैं सिर्फ सेंडर्स और प्री बोर्ड की बात कर रहा हूँ।
बोर्ड का पर्सपेक्टिव अलग होता है, बोर्ड का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लगाना आसान होता है, मतलब कि ये जो स्कूल डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, इनका पर्सपेक्टिव समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो बोर्ड है उसका मजे का चिल सीन होता है। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बंदे को। वो लाइक कह सकते हैं कि पूरा साल जब बंदा बुक को देख लेता है और सेकंड एनुअल भी देख लिया तो वो बोर्ड का पता होता है। लेकिन जो एपीएस का पेपर होता है उसकी डिफिकल्टी लेवल बोर्ड के सामने ज्यादा होती है, ठीक है। बोर्ड का पेपर एवरेज स्टूडेंट को रख के बनाया जाता है, और एपीएस वाले जो बच्चे हैं या एपीएस वाला जो सिस्टम है आर्मी पब्लिक वाला, वो बच्चे को थोड़ा सा ऊपर रख के मतलब कि पेपर बनाते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारे पास, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो हमारे पास होगा ये आपके पास न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये लॉन्ग आ सकता है या ये न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल निकलेगा। तो हम लोग इसको जो है ना न्यूमेरिकल की टर्म्स में देख लेते हैं। चांस तो शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल इस दफा लग रहा है कि इससे न्यूमेरिकल शायद निकाल लें वो लोग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है ना इससे आ सकता है, तो आप देखेंगे आपके पास, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह, मतलब कि जो सी सॉ बैलेंस वाला न्यूमेरिकल है पेज नंबर 95 और पेज नंबर लाइक कह सकते हैं कि 96 आपके पास आएगा, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि पेज नंबर 95 और 96 पर जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स जरा देख लेना कि इस तरह की एग्जांपल अल्फाज जो है ना बदला के वो आते हैं। यानी कि एग्जांपल 4.2 आपके पास सही एग्जांपल है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू ऐड करना जरूरी होता है आपके पास। ऐड करने का क्या मतलब होता है, ग्रेविटी की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि ग्रेविटी की वैल्यू वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जरा मेरा लेक्चर देख लेना यार, मैंने उसमें बड़ा डिटेल से समझाया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मतलब कि एक एक चीज क्लैरिफाई की थी। तो जरा तुम देखोगे ना तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कि माइंड सेट तुम्हारा थोड़ा सा बन जाएगा कि यार इसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप कह सकते हैं कि लाइक अगर कि हम लोग देखें ना इसे, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तीन किस्म के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपने एक बॉडी को डिस्टर्ब किया और वापस वो अपनी उसी हालत में चला गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपके पास जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने एक बॉडी को डिस्टर्ब किया और वो अपने वापस उस हालत में नहीं जा सकता, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर कि आपने एक बॉडी को डिस्टर्ब किया तो उसकी कोई शेप में, उसकी कोई पोजीशन में, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि एक बॉल है उसको आप रोल करो तो वो उसकी नई पोजीशन भी पिछले की तरह ही है, मतलब कि कोई चेंज नहीं आता, तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो टाइप्स जो है उस तरह से मतलब कि किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार एपीएस वाले मेहरबान हो जाते हैं, या बोर्ड वाले कभी कभार मेहरबान होते हैं, जैसे सेकंड एनुअल में मेहरबान थे और न्यूटन के लॉस पूछ लिए डायरेक्ट न्यूटन के लॉस क्या होता है। लेकिन आप लोग अगर के देखें ना तो आपका जो सिनेरियो है वो मुझे लगता है कि यार इतना आसान सवाल एपीएस वाले नहीं देंगे, तो मैं इसको मार्क नहीं करवा रहा, ठीक है। क्योंकि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों की चीज है, तो अगर आ गया तो मजे की बात है, लेकिन नहीं मतलब क्या इतना आसान सवाल नहीं दे सकते, अगर दे दिया तो फिर मजे आपके पास, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी उसको अगर के हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी का सवाल आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है कि आपके पास जो स्टेबिलिटी पूछी जाती है उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपके पास, ठीक है। मतलब कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो गाड़ियां होती है ना, मतलब कि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, विच मेक्स देम स्टेबल, तो आप जितनी उनकी हाइट को कम करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इस पर्सपेक्टिव से आपके पास ना आ सकता है। तो ये हमारे पास ही और कुछ भी नहीं साहब, बेटा सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लाइक एक चैप्टर जो है ना वो आप लाइक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मतलब कि लोग, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये चैप्टर छोड़ दो ये चैप्टर कर लो, आपके इस चैप्टर से सवाल आने हैं, इस चैप्टर को छोड़ दोगे इस चैप्टर को कर लोगे, इधर से सवाल आने हैं। तो मतलब कि ये अप्रोच ही गलत है कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट की बात नहीं कर सकते। मुझे पंजाब बोर्ड का बच्चा के ईपीके को बोर्ड का बच्चा के मैं तो आंखें बंद करके कहता हूँ कि ये 8 चैप्टर कर लो, पेपर सारा निकल जाएगा, चॉइस भी होगी। आपके पेपर में तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में तो चॉइस नहीं है, 2 सवाल होते हैं उनमें से दोनों लेट्स से फॉर एग्जांपल दोनों चैप्टर से आते हैं, तो फिर क्या करोगे, फिर तो तुम मुझे ब्लेम करोगे कि नहीं सर आपने बताया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने फेडरल बोर्ड के एसएलओ बेस्ड सिस्टम में जब चॉइस खत्म की और वाला सिस्टम आया तो मैंने बच्चों को बता दिया कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 2021 की बात कर रहा हूँ। तो हुआ गया कि बच्चों ने मतलब कि कर लिया, आखिर में आके कहते हैं अल्टीमेटली बच्चों को तो कुछ भी नहीं जाता, तो बच्चे कहते हैं कि यार सर आपके कहने पे मैंने छोड़ा था और आपकी वजह से मेरा मार्क्स किया, मेरी बात नहीं समझे। तो वो होती है ब्लेम गेम कि सर आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगरचे कि ये मतलब कि ना लॉजिकली देखा जाए तो इट सीम्स
वियर्ड कि यार एक बंदे ने तुम्हें मतलब कि हेल्प किया तुम उसके बाद वो कर। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इफ यू आर अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट तो ये सवाल अपनी जिंदगी से निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो तमाम कोर्सेज में कि विच चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। ये तो एक आपकी अप्रोच ही गलत है। अभी आप 9 का बोर्ड देंगे तो उसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने पेपर में 12 नंबर लूज करोगे, 10 से 12 नंबर लूज करोगे। ये मेरे अल्फाज लिख लो और नीचे मैं साइन तुम्हें ऑनलाइन कर देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, जरा साइन करके रख लो। 10 से 12 नंबर तुम लूज कर चुके हो अगर तुमने एक चैप्टर छोड़ दिया है। उस चैप्टर से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब गए, ठीक है। और जब जाएंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? तुम लोगों का। अभी हमारे एक बच्चे के 9th में मार्क्स इंप्रूव हुए, कहाँ से? 526 से 538 पे। मैंने वीडियो लगाई हुई है, ठीक है, देख सकते हो। क्या नाम है, जैन से नाम ही निकल, आमना अफजल, जैन से नाम निकल जाते हैं। मलवीना के इंप्रूव हुए हैं 517 से 530। वो सारे वही बच्चे हैं जिनको मैंने रेकमेंड किया था इंप्रूवमेंट दो। अब इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को क्यों कहा जाता है, या उधर से जो इंप्रूवमेंट के सेशन भी अपलोडेड है, वहां पर जो बातें पॉइंट्स बताता हूँ तो वो पॉइंट्स एक्सपीरियंस के होते हैं, ठीक है। मैं अपनी कोई तारीफ अल्लाह ना करेगा, कोई तारीफ अल्लाह की जाती है, लेकिन बात ये होता है कि जब आपको कोई सजेशन दी जाती है तो उसको आपने समझना है। अब ये जो मैंने गेस लगा के दिया है ये सेंडअप्स का है, लेकिन डिस्क्लेमर इज दिस, गेस इज ऑलवेज अ गेस। अगरचे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मैं बाद में भी ये कहता हूँ कि गैस इज ऑलवेज। 10 का पेपर इतना मजे का आया, सारा का सारा गैस है। सेकेंड ईयर का पेपर अभी रिसेंटली आया, मैंने वो एमसीक्यूज की वीडियो, सारा गैस है। लेकिन समटाइम्स हार्ड लक, बैड लक हो जाती है। तो इस चीज के लिए आपने कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। इफ अगर कि मेरे स्टूडेंट हो, मेरे पास क्लास में आ गए हो तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं कहता कि चैप्टर छोड़ो। मैंने 2021 में एक दफा गलती कर ली हुई है, ठीक है, आज से 3 साल पहले। और लाइक मुझे उसका खमियाजा अभी तक याद है कि मैं उस चीज को थोड़ा सा गिल्ट मुझे होता है कि मैंने क्यों कहा था, अपने पे गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये सीन होता है कि कोई चैप्टर आपका, अगर कोई टीचर आपको कहता भी है तो फेडरल बोर्ड के सेटअप में आप ये नहीं कर सकते। पंजाब बोर्ड का बच्चा हो, मैं आपको कहता हूँ यार ये चैप्टर कर लो। केपी में मैं आंखें, मैं अपने भाई को भी केपी बोर्ड में तैयार करूंगा ना, तो उसको 2 चैप्टर के लिए मैं कह दूंगा कि तुम्हारी मर्जी है, मत करो, ठीक है। इसको ओवरव्यू कर लो, परफेक्ट हो जाए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? ओके, बस खैर कर लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने नहीं करना ये काम, ठीक है। ओके, देन वी कैन ओनली प्रे एंड गिव। और बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कि एक बच्चे ने 538 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, मतलब कि इनके ग्रुप में शेयर नहीं की वीडियो वाली, ठीक है, वो भी वीडियो में, वो वीडियो शेयर कर तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें, ठीक है। वो भी जो मैंने वीडियो उसके लिए रील बनाई थी ना, डिटेल एनालिसिस ऑफ 9th रिजल्ट वगैरह, वो वीडियो इनके ग्रुप में 9th के सारे ग्रुप में शेयर करो, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना, नीचे अच्छा सा वो कैप्शन लिख देना कि बच्चे ये वीडियो देख लें फॉर योर मोटिवेशन, ओके। ये पेज 91 पे लिखा है, उसके बाद ये तो होगा आपके पास, ठीक है। कल, हाँ बेटा, गलत है सही है, इसकी डिस्कशन भी हम मतलब करके अपना टाइम नहीं जाया करना चाहते। इसका ये पॉइंट जो है ना, लाइक कह सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि क्या गलत है क्या सही है, मैं तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब कि आपने इसको गलत कह दिया लेकिन इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि आपने स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्टेबल कोई सिस्टम बनाना है, तो स्टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसकी जो सेंटर ऑफ मैस है, पॉइंट है, उसको आपने डाउन कर देना, उसकी हाइट को कम कर देना, बस ये सीन है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस कैसे रिलेट करता है, ये पूरी स्टोरी है कि आप जो है दोनों को, हम लोग कहते हैं कि मतलब कि सिंपल इज दैट कि आप उसकी हाइट को कम कर दें तो क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। वही वाली बात है कि देख लेना, ओवरव्यू कर लो, परफेक्ट है। जो पीछे जो टाइप्स थी, टाइप्स, और मैं वो काइंड में स्पीड में गया हूँ, टाइप्स में स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, लेकिन उस तरह से हम नहीं करते। कि इसका एक सवाल आता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक फैन है और वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं इक्विलिब्रियम में होगा? एक फैन कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम? इस तरह का सवाल आता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस आता है। डायरेक्ट सवाल आ गया तो फिर कोई, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं उसमें ये नहीं कह सकता आपके पास कि अगर एक फैन कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड के साथ जा रहा है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो, हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आपके पास एक कांस्टेंट, लाइक कह सकते हैं कि स्पीड के साथ आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उस सिनेरियो में हमारे पास, लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपके पास ये होता है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जो रोटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास जो है ना, वो डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड या तो ज्यादा हो या कम हो, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम होता है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इस नेचर को समझ लो अच्छे तरीके से। इसके बाद आगे जाएंगे, हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड वाले भी
और अपना एपीएस वाले भी ये सवाल अक्सर दे देते हैं कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, या फिर आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, फ्रिक्शन का ओवरऑल टॉपिक देख के जाना। इसमें से या तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाता है, या न्यूमेरिकल निकल जाता है, या मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास निकलता जरूर है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल लिख देते हैं बस सिर्फ इस तरह से। ये तीन पर्सपेक्टिव्स के लिए फ्रिक्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेथड्स आ सकते हैं रिड्यूसिंग के, ये पहले आए भी हैं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आ सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मतलब कि कैसे फर्क होता है, कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आपके पास ज्यादा होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो बस ये सीन है, ये सवाल लिख के जरा शेयर करते जाओ साथ साथ के जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो इसमें आपने ना वो पिट्स वो लाइक कह सकते हैं कि अपना जो मतलब कि ना वो सिनेरियो होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि सिंपल इज दैट वी कैन से दैट कि जो आपके पास ना कॉन्टेक्ट एरिया का कॉन्सेप्ट है, पिट्स एंड डम्प्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपने जरा ना ध्यान में अच्छे तरीके से देखना होगा। तो ये वो क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से मतलब कि हमारे पास आ सकता है, ये मनहा का पॉइंट देख लेंगे। और ये आपके पास लाइक कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन आपके पास समटाइम्स, फ्लूइड फ्रिक्शन इस दफा ये फ्लूइड फ्रिक्शन पहली दफा कोर्स में आया है, फ्रिक्शन के अंदर ही आता है यार। फ्रिक्शन का टॉपिक में प्रेडिक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। अब फ्लूइड फ्रिक्शन पहली दफा आया आपके कोर्स में, पहली दफा विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हनी जो है, शहद जो है वो पानी से ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। क्यों ऑफर करता है, अब उसके पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं, वाटर के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो दैट्स व्हाई लाइक वी कैन से दैट कि हमारे पास ना इसकी रीजंस होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, और ऑर्बिटल मोशन और प्लैनेटरी मोशन ये पहली दफा मतलब कि ना कोर्स में डाले हुए हैं। तो मुझे ये इसलिए थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है क्योंकि ये मैं पहली दफा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या सारे इस टीचर 9 ने पहली दफा पढ़ा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। और वी कैन से दैट के इधर से क्वेश्चन का प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे टॉपिक जो पहले मैंने कभी एपीएस के पेपर में नहीं देखे 9 क्लास के, मैं फर्स्ट ईयर में देखूं तो फर्स्ट ईयर में मतलब कह सकते हैं कि चांसेस वो डिफरेंट होते हैं, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लाइक कह सकते हैं कि विशाल कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मतलब कि ना तुक्का लगाना इज वेरी इजी। मैं तुक्का लगा के दे सकता हूँ कि यार ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में मैंने मतलब कि जो न्यूमेरिकल वगैरह करवाए थे मैंने उस वक्त भी कहा था कि बोर्ड में नया नया टॉपिक है तो ऑर्बिटल मोशन जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर कि आपको मैं एपीएस की बात कर रहा हूँ, मैंने वही तो बात की कि एपीएस वाला सिस्टम, फजाइया वाला सिस्टम, जो भी मेजर स्टैंडअप्स हैं वो थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज उनके होते हैं, ठीक है। और जो आपका बोर्ड का सिनेरियो है वो मैं लगा के इंशाल्लाह तुम लोगों को दूंगा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और अपना जो है ना ये ऑर्बिटल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आपके पास नजर आएंगे, ऑर्बिटल मोशन चूंकि ये न्यू टॉपिक है और आ सकता है, तो इसको आप मतलब के ना इग्नोर मत करना, ठीक है। ये लाइक कह सकते हैं कि मैं वही बात की ना कि न्यू टॉपिक्स हैं तो ये लाइक आ सकेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल वाला जो टॉपिक है ये इनका पहले भी फेवरेट टॉपिक था, सेंट्रीपिटल वाला। तो ये लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आपके पास आ सकेगा, और समटाइम्स इसका न्यूमेरिकल भी निकलता है लेकिन लॉन्ग शॉर्ट के परस्पेक्टिव से ये आपके पास या तो लॉन्ग में, ठीक है, या फिर आपके पास न्यूमेरिकल बेस में निकल जाता है। सो वी कैन से दैट कि ये जो न्यू टॉपिक डाले हैं ना, फ्लूइड फ्रिक्शन और ऑर्बिटल मोशन, जरा देख लेना, पढ़ लेना इन चीजों को, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपके पास डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास आएगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, तो इसको आप मतलब के यहाँ पर देख लें। अब हम लोग जाएंगे, ये हमारा जो कह सकते हैं कि चैप्टर है प्लैनेटरी डेटा जो है मतलब कि ना उस तरह से नहीं रीड आउट कर लेना प्लैनेटरी डेटा क्या है, लेकिन उस तरह से हॉट टॉपिक के केसेस में अगर कि मैं बताऊं या बहुत इंपॉर्टेंट के केसेस में बताऊं तो थोड़ा सा ना डिफर करेगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बात दबा दो, ओके जी। तो यहाँ तक आपके पास हो चुका है और अब हम लोग जाएंगे अपना आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑर्बिटल मोशन को थोड़ा सा बता दें प्लीज। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने के लिए हेल्प करती है। सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, सेंटर पुलिंग फोर्स कहते हैं। मतलब कि अगर के आपके पास आपका ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है तो इसको आप बोलते हैं कि ये किसकी वजह से है, ये बेसिकली आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपके पास होता है। उसने रिप्लाई किया नहीं, अच्छा जी। सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन पर मजबूर करे, उसको खींचे, तो उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। अच्छा जी,
ऑर्बिटल मोशन जो है वो बेसिकली आपके पास वो मोशन होता है जैसे कि जमीन है वो अपने ऑर्बिट में आपके पास क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, सो वी कैन से दैट कि इसको आप ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। इसी तरह से सैटेलाइट्स हैं, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं मैन मेड है, तो ये भी अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसको इस मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। आसान कहानी में आप बेसिकली इसको ऐसे ले सकते हैं। तो ये सीन हमारे पास। इसके अलावा पेज नंबर 108 पर ये क्विज है, इस तरह के क्वेश्चन जरा देख लेना, ठीक है। सो ये जो है ना, मतलब कि ये जो लाइक कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, ये बेसिकली एपीएस वाले या लाइक कह सकते हैं कि फजाइया वाले आपके पास है ना, मतलब कि देते हैं। टेबल याद करना कोई जरूरी नहीं है, ये वाला टेबल, दिस टेबल इज नॉट जरूरी है, ओके। आपके फेडरल बोर्ड में ये एडवांटेज है कि आपको ये चीजें नहीं, ये चीजें गिवन होती हैं वैसे। जितना भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके पास है, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सारी चीजें वो गिवन होती हैं आपको, ठीक है। फेडरल बोर्ड आपको परेशान नहीं करता, एपीएस आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि अभी 10 के पेपर भी हुए हैं, उसमें फॉर्मूले वगैरह एमसीक्यूज में ही फॉर्मूले और शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर्मूले गिवन थे, दैट्स इट। इसके बाद आते हैं अपने लाइक कह सकते हैं डिफॉर्मेशन वाले चैप्टर पर। तो इसमें सबसे पहले आपके पास हुक्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 पर आएंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज गिवन होते हैं ब्रो, फॉर्मूले गिवन होते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी आपने। फेडरल बोर्ड में भी और एपीएस में भी, फजाइया में भी फॉर्मूले दिए जाते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूले आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के लिए यूज होंगे ना, वो आपको फिजिक्स में मेंशन होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपने करनी है। ये बाकी जो डेटा होता है एक्सपेरिमेंटल, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है। डिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, ओके। वी विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद फॉर्मूला इन स्टैंड अप्स। हाँ, तुम्हारे टीचर्स लाइक कौन से कॉलेज के हैं, कौन से स्कूल में हैं, इन कौन सा स्कूल है तुम लोगों का, स्कूल बता दो अपना मुझे। ओके ये तो बड़ी अच्छी बात है आपके पास, ठीक है। जस्ट लाइक पेपर 10 का देखो यार, 10 का जरा जरा फिजिक्स का पेपर जरा मेरे साथ शेयर करो भी, तुम्हें कह रहा हूँ 10 का पेपर जरा शेयर करो, 10 का पेपर जरा शेयर करो। हाँ 10 का पेपर ऐसा करो, इनके ग्रुप में जरा शेयर कर दो। ठीक है, सही है सही है सही है, ओके। डेरिवेशन हम खुद करनी होगी ना, जाहिर सी बात है, डेरिवेशन तो आपने खुद करनी होती है आपके पास, ठीक है। ये डीपीएस की बेटा डेरिवेशन बताओ, मतलब तो मुझे नहीं पता ना, डीपीएस कौन सा स्कूल है, डीपीएस कौन सा स्कूल है। एपीएस का पता है, डीपीएस का नहीं पता बच्चे मुझे। कैन यू टेल मी द हॉट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। हॉट टॉपिक जो है इसमें ये एपीएस के सेंडअप्स के लिए जो हॉट टॉपिक आपके पास कहे जा सकते हैं, वो जो लाजमी कहीं ना कहीं नजर आएगा ना, वो ये होता है, ठीक है। टॉर्क वाला एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉपिक सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, और ये ऑर्बिटल मोशन नया टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1468 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएचए सीनियर स्कूल फॉर, यार मुझे ये मुझे लग रहा है कोई मतलब कि ना प्राइवेट स्कूल है, तो उसका कोई उस तरह से मतलब कि ना स्टैंडर्ड नहीं होता जिस तरह के किसी एपीएस या फजाइया वालों का होता है। तो आपने टीचर्स को कहो कि यार बस कोशिश करें कि बोर्ड के लिए तैयार करें, ना कि तुम लोगों को जो है ना जहनी अजियतें दें। तो ये अपने टीचर को मेंशन कर देना, ठीक है। मेरा क्लिप निकाल के दे देना कि ये कौन सा हिसाब है, कि बेसिकली आप अगर के पेपर बोर्ड सेंड अप किस लिए होता है, सेंड अप, ठीक है, किस लिए होता है कि आप बच्चे को बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं आप, ठीक है, बोर्ड के लिए। तो अगर आप बोर्ड का पेपर ही नहीं दिखाएंगे उसे, बोर्ड के पेपर की उसको झलक ही नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, बच्चा फेल हो जाएगा, बच्चे का माइंडसेट नहीं होगा। तो ये सीन है। तो जिन जिन स्कूलों वाले नहीं, पहले एपीएस वाले भी नहीं देते थे, बोर्ड वाले देते थे, एपीएस नहीं देते थे, लेकिन एपीएस वालों को एहसास हुआ कि नहीं यार, हम बच्चों को जहनी अजियत नहीं दें तो अच्छा है। तो हानिया ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्कूल है उसका थोड़ा सा ना टेक्निकल मसला है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आओ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए। हुक्स लॉ कहता है आपके पास कि जितना आप स्ट्रेस लगाते हो उतना बॉडी के अंदर स्ट्रेन आता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, या इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपके पास। अगर कि इलास्टिक लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए ये टॉपिक आपका ये वाला, और आपके पास डिफरेंट रीजन जो हैं इसके, वो जो हम लोगों ने मतलब कि ना प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी डिस्कस किया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, कि जितना स्ट्रेस लगेगा उतना आपके पास जो है वो स्ट्रेन आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है,
कि शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट और आपके पास लॉन्ग के लिए लाइक कहा जा सकता है। साथ में न्यूमेरिकल भी इसी के साथ आता है। अच्छा, तो ये न्यूमेरिकल में आपके पास ना आ सकता है, और इसके अलावा जो इसके रीजन्स हैं, जो 5 रीजन आपके पास होते हैं, तो इस चीज को आपने देखना है आपके पास, ठीक है। ओके, स्कूल वाले फूफो बनते जा रहे हैं यार, छोड़ो स्कूल वालों को ना। ओके, स्कूल वालों को खैर है, बस बात दबा दो उनकी। ओके, इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास आ सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, राइट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस जो होगा वो हमारे लिए, बोर्ड के लिए एनालिसिस, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरा देख के जाना, क्योंकि ना ये न्यू टॉपिक है, और ये इनफैक्ट सेकंड ईयर की बुक से इन्होंने उठा के ना 9 में डाला हुआ है। मैंने जब पढ़ाया भी था तो मैंने पूरा ग्राफ बनाया था, आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज है। और हुक्स लॉ जब मैंने डिराइव कराया था, तो हुक्स लॉ मेरा एक मेगा क्लास में कह सकते हैं खत्म हुआ था। मेगा क्लास बड़ी क्लास होती है, 1.5-2 घंटे की। तो इसमें आपने देखना कि हमारे पास क्या सीन है। ओके, ओके जी, राइट। जी क्या कह रहे हो? फिजिक्स में हम डायग्राम बना सकते हैं। फिजिक्स में आप लोग डायग्राम बनाएंगे। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू अटेम्प्ट द पेपर विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, विद प्रेजेंटेशन लाइक अ टॉपर। आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, सो यू कैन। ओके, तो ये सीन है। रीजन्स भी समझा दें आपके पास। रीजन्स बेटा आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिटेल काम है, और मैंने इस लेक्चर को तो तकरीबन 2 दिन में एक्सप्लेन किया था, मेरे ख्याल 2 दिन थे। तो इलास्टिक रीजन एक ओवरव्यू कर देता हूँ, टाइम शॉर्ट है, मैंने भी बाकी भी करने ना टॉपिक्स एक्सप्लेन करने। सीन ऐसे का है, तो ये हुक्स लॉ के अंदर एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि हुक्स लॉ एक बड़ा टॉपिक है, इसमें ना न्यूमेरिकल भी लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें से निकलता है। एमसीक्यूज भी, न्यूमेरिकल भी, ये टॉपिक मेजर टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। तो लाइक न्यूमेरिकल भी ये सीन है। इलास्टिक रीजन वो रीजन रीजन होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है ना वो वापस आ सकती है, अपने आप को रिस्टोर कर सकती है। प्लास्टिक रीजन वो रीजन होता है जहां पर बॉडी आप कह सकते हैं कि एक्सटेंड तो हो सकती है, उसमें स्ट्रेन तो आ सकता है, लेकिन आपके पास वो वापस नहीं आ सकती। तो ये 2 रीजन इस तरह से होते हैं। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब आपके पास इसका लास्ट पॉइंट होता है जिसमें आप ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास 2 रीजन में बताए हैं आपके पास, ठीक है। ओके, माई स्कूल डज नॉट टेक एग्जाम्स ऑन ई शीट्स, दे टेक ऑन नॉर्मल ई शीट्स। बेटा वो थोड़ा सा फंड्स का मसला होगा उनका, बेटा ये बाद होगा स्कूल्स का होता है। सो इसके बाद प्रेशर का जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज, ये आपके पास ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर, सिंपल प्रेशर, ये एमसीक्यूज न्यूमेरिकल के लिए आपके पास आ सकता है। तो प्रेशर जो होगा वो हमारे पास कह सकते हैं कि आपके एमसीक्यूज, ठीक है, या फिर आपके न्यूमेरिकल के लिए लिया जाता है या बताया जाता है। ये आपको ना एमसीक्यूज में मुझे लग रहा है कि नजर आ जाएगा प्रेशर वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें प्रेशर का फॉर्मूला दिया होगा, P इज इक्वल टू F/A। मतलब ओहो यार, तो रोक दूं, पॉज कर। ओके, 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 राइट, 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 राइट। क्या आवाज आ रही है, ये सुन लो यार। ये आज आईडी का मसला बन गया, पता नहीं क्यों। बंदे रुको यार, तो कुछ अरे भाई क्या हो गया, तो इतना ज्यादा हो सके। योर वॉइस इज नॉट लो, मैं बोल आहिस्ता रहा हूँ ब्रो, भाई मैं बोल आहिस्ता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए तुम जी आ रही है। ओके, राइट। तो परफेक्ट हो गया जी, राइट, 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 सही। ओके, जी आ रही है। ओके, ओके, सर ड्रिंक कॉफी, भाई ड्रिंक यार, ड्रिंक होता है या टेक होता है? सर टेक कॉफी, टेक अ कॉफी या ड्रिंक अ कॉफी, क्या होता है अंग्रेजी में? हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक होगा, ग्रैब सम कॉफी, ये भी कहा जाता है। ओके, लेकिन टेक होता है या ड्रिंक होता है? वाटर टेक करते हैं या ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक होता है या हम्म, सही सही है। पाकिस्तानी ड्रिंक बोलते हैं कॉफी के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सही बात है। अच्छा जी,
सो इधर से आ जाओ, इधर ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इसका जो एमसीक्यूज है, प्रेशर बेसिकली जब आपके पास यूनिट एरिया होता है, एक किसी एरिया पर फोर्स लगती है तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। मतलब कि किसी एरिया पर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जब फोर्स लगेगी तो उसको आप कहेंगे कि आपके पास प्रेशर, दैट्स इट। ये हमारे पास सीन है। प्रेशर के लिए आपके पास ये आ सकता है कि लाइक वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए, पाकिस्तानी मौसमी का यूज करते हैं, ठीक है, मुझे फिर आप, तो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि प्रेशर के पास बात हो रही है, तो किसी भी लाइक कह सकते हैं कि यूनिट एरिया पर जब आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ठीक है जी, ओके, लाइक कहने का मतलब किसी भी प्रेशर, किसी भी एरिया पर जब फोर्स लग रही होती है तो उसको आप प्रेशर की टर्म्स में ले रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो ये वो सिनेरियो हमारे पास लिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होता है कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं, या लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको नजर आ सकता है, लेकिन मैं इसको ना इतना ज्यादा डिटेल में मतलब कि ना मार्क नहीं कराना चाहूंगा, क्योंकि ये काम फिर बहुत ज्यादा आपके पास हो जाएगा। यानी कि जो प्रेशर वाला जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है ना, ये जो आपके पास पेज नंबर यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन मैं इसको उस तरह से नहीं जाऊंगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एमसीक्यूज में आपके पास, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये शॉर्ट में कहीं ना कहीं आ सकता है। और इसके अलावा आपके पास जो है ना ये मरकरी बैरोमीटर की बात हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कहना कि यार कहाँ से सवाल आएगा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि इधर से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, तो थोड़ा सा ना जरा देख लेना, परफेक्ट हो जाएगा। सो इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट आपके पास जो है ना ये वेरिएशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, इट्स प्रिसाइजली बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसकी रीजन ये होती है ना कि ये टॉपिक्स जो हैं लाइक इसमें पहले ना मेजरमेंट वाली बात होती थी सिर्फ मरकरी बैरोमीटर वाला, तो वो एक सिनेरियो होता था, लेकिन ये हम लोग मतलब कि ना प्रिसाइजली नहीं कह सकते कि हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ है और ये सिरिंज वाली एग्जांपल है, ये शॉर्ट के लिए बड़ी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ये कही जा सकती है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये थोड़ा सा लाइक उस परस्पेक्टिव से कंपेयर टू ऑल दीज लाइक कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं, तो ये ना लिए जा सकते हैं। प्रेशर जो है इस तरह से सवाल आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैंने इनको लिखवाए भी हुए हैं, मतलब कि इनकी क्लासेस में मैंने इनको मार्क कराए हुए हैं कि यार ये कैसे आपके पास आ सकते हैं, तो ये वो हमारे पास सिनेरियो होगा, तो ये आप देख सकेंगे। ओके जी, इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर और हमारे पास जो ये लिक्विड प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें एक टॉपिक पीछे लिखवा देता हूँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, कि अब ये लक है तुम्हारी कि यार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से निकलता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्रेशर है, ये बेसिकली आपके पास कह सकते हैं कि शॉर्ट में इसमें आ सकता है, या फिर इसकी एप्लीकेशन आ सकती है, या इसकी मेजरमेंट आ सकती है। अब ये प्रिसाइजली बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से इसके बड़े फुल टॉपिक में कुछ ना कुछ निकलता जरूर है हर साल। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है ये जो लिक्विड प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर आपके पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग के लिए पहले भी बहुत दफ़ा आया हुआ है और इस दफ़ा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें से चांस निकलेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग के लिए आपको या फिर एमसीक्यूज के लिए या कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास पास्कल्स लॉ और साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये लॉन्ग के लिए आपके पास हॉट टॉपिक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और पास्कल्स लॉ का मतलब कि ना चांस बनता भी है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लॉन्ग के लिए इनसे कुछ ना कुछ आपके पास निकल सकता है, तो ये हम लोग इसको हॉट टॉपिक कर सकते हैं, इसको हॉट टॉपिक कर सकते हैं। अब अगर कि ये एक बड़ा टॉपिक है, ये ब्रॉड टॉपिक है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो कि ये ब्रॉड टॉपिक है, मतलब कि ना इसमें से ये ब्रॉड टॉपिक है, इसमें सारे इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड टॉपिक का मतलब होता है कि इसमें सारे इसके मेजरमेंट, इसकी वेरिएशंस, इसकी एप्लीकेशंस, अब कहाँ से शॉर्ट आता है ये तो प्रिसाइजली बताना मुश्किल है। एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल देख लेना, क्योंकि वो आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, मैं इतना ज़्यादा वो उसको नहीं फेवर कर रहा। जो आपके पास मैनोमीटर है, मैं इसको मैनोमीटर को नहीं इतना वो कर रहा। पहली पहली दफा ये ऐड हुए टॉपिक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है मतलब कि तुम्हारी किस्मत है,
मतलब कि अगर आ गया तो वो किस्मत की बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अगर ये इधर आ गया तो फिर ये प्री बोर्ड में नहीं आएगा, और अगर कि इधर इधर ना आया तो फिर प्री बोर्ड के लिए मैं मार्क कर दूंगा। मतलब कि इस तरह होता है ना कि ये थोड़ा सा ना वेरिएशन आता है, ठीक है, टॉपिक्स के अंदर, पेपर्स के अंदर। तो अगर इधर आ गया तो फिर प्री बोर्ड में बिल्कुल नहीं है, और अगर इधर ना आया तो फिर प्री बोर्ड में कंफर्म आने के चांसेस इसके 80% होंगे। तो बस ये सीन है। तो इसमें जो ये हॉट टॉपिक्स है, मेरे को लाइक कह सकते हैं कि इनमें मार्क करे हैं। स्ट्रेस एनालिसिस जो है, और ये आपके पास है, मतलब क्योंकि वैसे तो ये सारे मतलब कि ना मैंने 6 टॉपिक्स लिखे हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो सारे आपने ये तो करने करने हैं। बाकी जो वो आ रहा है उसमें लाइक कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट में जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम, ये इसी के साथ आता है, ठीक है, ये इधर लिख दो इसके साथ, ये ब्रेक सिस्टम भी ये भी इसी के साथ ही आता है। तो इनका पता नहीं लगता कि इनमें से एक लॉन्ग आ जाए, ठीक है, एंड ब्रेक सिस्टम लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड ब्रेक सिस्टम, आप ये लिखेंगे लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद आप कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो लाइक चैप्टर नंबर 6, ये आपका लास्ट चैप्टर है स्टैंडअप्स के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आ सकता है। ओके, ये मैंने कुछ एमसीक्यूज भी लिखाए हुए थे, मैंने तुम्हारे पास अगर बच्चे वो एमसीक्यूज अगर बुक में नोट किए मैं ना, और क्वेश्चन नोट किए मैं, जरा वो टाइप करके जरा इधर शेयर कर दो, ठीक है, या मेन ग्रुप में जरा शेयर कर दो, जो मैंने ऐसे बेस्ड क्वेश्चन बनवाए थे, तो वो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं ये वर्क एंड एनर्जी पर, और ये चैप्टर भी लाइक कह सकते हैं कि इसमें जो मुझे पिछले कुछ टाइम से तो आइडिया हुआ कि यार क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, ठीक है, कि क्या है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बैठ जाइए, ओके। सो सीन क्या होगा हमारे पास, एक्सरसाइज में तो आ सकता है भाई, एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकते ना। अभी सॉल्व एक्सरसाइजेस हम आपके साथ शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर में, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो सीन ऐसे का है कि इस चैप्टर में जो वर्क है, वर्क लाइक कह सकते हैं कि वाई बिल्कुल ये उसने मतलब कि बोला है, ये इसने लिखी है। ये हमने ना वर्क को जब सॉल्व किया था तो वर्क के ऐसे सवाल हमने सॉल्व किए थे। वर्क क्या होता है, वर्डन क्या होता है, डिफाइन वर्डन, ठीक है, डिफाइन वर्डन, वर्डन क्या होता है, इस तरह के सवाल हमारे पास लिए जा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो नॉर्मली लाइक वी कैन से दैट के यहाँ पर बेसिकली अगर देखें ना, तो ये वर्क से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकेंगे। ओके, पिछले साल भी मतलब कि ना पिछले सालों में आए हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए भी लाइक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, ओके हो जाएगा। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से एमसीक्यूज आएगा या आ सकता है, ठीक है। इस दफ़ा जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें ना, तो इसका एमसीक्यूज कैसे आता है मैं आपको, या शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताया, तो इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है लॉन्ग के लिए। तो इसका एमसीक्यूज कैसे आता है, इस दफ़ा ना 10 में कूलम्स लॉ इस तरह का आया है। कूलम्स लॉ बेसिकली ऐसे आया है कि अगर कि हम लोग मतलब कि ना फोर्सेस की एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ इसका सवाल कैसे, डिराइवेशन लॉन्ग में आ सकती है, डिराइवेशन वगैरह, ठीक है। अगर कि देखो आपके पास इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर के आप ना मतलब कि आपको कहा जाएगा कि अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप स्पीड को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा आपके पास, मतलब कि आपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताना है। अगर क्लास वालों को, ये बैच के बच्चों को अगर याद हो तो मैंने डिटेल में सारी बातें बताई थी। मतलब कहने का ये होगा कि आपने ये फॉर्मूले पे डैश डैश लगा कर ना सॉल्व करना होता है, फॉर्मूला वो गिवन होता है। आप v की जगह जो है ना 2v पुट कर दो, 2v का स्क्वायर लोगे 4v स्क्वायर आएगा, तो आप 4 को बाहर कर लोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास क्या आएगी, इस तरह से 4v का स्क्वायर, आप 4 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि 4 की जरूरत नहीं है हमारे पास, 1/2 mv स्क्वायर, और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का डैश वाला फॉर्मूला। तो बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इधर पुट कर दो, तो ये काइनेटिक एनर्जी की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह आ सकता है, ठीक है। अब ये मैंने वेलोसिटी चेंज की है, स्पीड चेंज की 2 टाइम्स, अब आपको हाफ करने का कहा जा सकता है, 4 टाइम्स का कहा जा सकता है, 16 टाइम्स का कहा जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली आपके पास जो है ना, ये जो आपकी लाइक कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गई। तो मतलब कहने का ये होता है कि आपको जब कभी भी सवाल आता है, सो यू हैव टू लाइक कह सकते हैं कि वो जो चेंज पैरामीटर है आपने इसको पुट करना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है,
तो आपने जितनी स्पीड चेंज हो रही है आपने उसकी वैल्यू पुट करके इस तरह का एमसीक्यू इस दफा लग रहा है कि आ सकता है। गैस इज ऑलवेज अ गैस, ठीक है। डिस्क्लेमर में ये दे दूं कि अगर तुम कहोगे कि नहीं सर आप कह रहे हैं तो आएगा, और अगर ना आया तो सर फिर क्या करें, आपको पकड़ के कोड़े मारे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि आप एग्जैक्ट लाइक माइंड ये देख लो कि जो बंदा भी आपको गैस लगा के देगा इस दुनिया में, अगर कि उसने पेपर देखा तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने पेपर नहीं देखा तो मैं अंदाजा लगाता हूँ, और बंदा कोई भी टीचर अंदाजा लगाता है। तो इसलिए आप जरा माइंड में रखिएगा कि सिंपल इज दैट वी कैन से दैट कि ये इस तरह का 10th में एक एमसीक्यूज आया है कूलम्स लॉ में। तो मुझे लगता है कि यार ये सेंड अप इस तरह का एमसीक्यूज या कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का बना के देंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का भी दे सकते हैं, तो ये डिराइवेशन वगैरह इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ एनर्जी का टेबल पढ़ लेना, लेकिन मैं उसको इतना वो नहीं करता, ठीक है। ओके, मैंने जो बताना था मतलब कि ना, जो मुझे लग रहा है मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, मतलब कि जो चीज मैं नहीं पढ़ रहा उसको छोड़ दो। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि यार ये इतनी इतनी आसान चीज एपीएस वाला नहीं देता है। हाँ दे दी तो किस्मत अच्छी है, तो पता हम सबको पता है कि साउंड एनर्जी क्या होती है यार, लाइट एनर्जी क्या होती है, तो हर एक को पता है, ठीक है। या केमिकल एनर्जी क्या है, मतलब कि बेसिक बेसिक बातें हैं, तो वो बंदा भी जिसको पता हो मतलब कि वो लाइक सिंपल सिनेरियो मतलब कि बता सकेगा। तो इस चीज को आपने ना माइंड में रखना होता है, ठीक है। ओके, सो इस चीज को ध्यान में, दैट्स इट। सो ओके हो गया। तो इसको रोको, इसको रोको, इसको सीधा पकड़ के बनाते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के रोको, इसको सामने सीधा पकड़ के बनाओ, ठीक है। ये इस तरह से बनाई जाती है, मतलब कि ये इस तरह मतलब कि ना करोगे ना तो वो एंगल ठीक नहीं आता। अच्छा जी, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क आपके पास, जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये ऊपर तो मत लेके आओ ना ये। तो आपके पास जो है ये अगर के आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसको आप वर्क कहते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स एनर्जी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक एक मिनट यार, देखो मेरी बात सुनो सही तरह से, आगे आके यहाँ पर मतलब कि फोकस करना, ठीक है। अच्छा, इस तरह से नहीं, इस तरह से घूम के, ठीक है, बस यहाँ तक आना है। ओके ओके, आपका शौक पूरा हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग इट्स मोशन, या हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए जो एनर्जी पोजेस करता है, सो दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। आपकी गाड़ी चल रही है तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक वो जो एनर्जी हम लोग लेते हैं मोशन रिलेटेड एनर्जी, दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इतनी सी बात। So we can say that the energy related with motion is called kinetic energy, तो इसको आपने ध्यान में देखना होगा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आती है वो लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है लाइक पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, डिराइवेशन की टर्म्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी लिख लो जैसे न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी इसमें से निकल सकता है, तो इसलिए आप देख लेना कि इस टॉपिक के तीन, इस चैप्टर के तीन हॉट टॉपिक्स हैं, तो आप ना ध्यान में रखिएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ये आपके पास लाइक कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हमारे पास इसका क्या सीन होता है। तो आप इधर लिख लें कि हमारे पास जो है ना इंटर कन्वर्जन या कन्वर्जन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने मतलब के देखना है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका लॉन्ग में भी, शॉर्ट में, लॉन्ग में किसी ना किसी शेप में आपको नजर आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग में आपके पास। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके पास पेज नंबर यहाँ पर 147 पर आपके पास है, मतलब कि आपको बताया जा रहा है, तो ये सी है। अब ये जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अब ये एनर्जी, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें से ना लाइक वैसे तो सवाल इसके आने के चांसेस कम होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पहले ना जब आपके पास कारवान की बुक थी, और मैं एपीएस के पेपर और फजाइया के पेपर जरा डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चे एपीएस के लिए ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपका पेपर में एक सवाल आता था फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, और उसमें आप इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज इसी तरह से डिफरेंट एनर्जीज का बताते थे कि हमारे पास क्या होता है।
या फिर आपके पास एक होता था कि ब्लॉक डायग्राम्स होती थी लैंडस्केप में, तो वो आप बताते थे कि आपके पास एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है डैम्स के अंदर या ज़्यादातर ये उसके अंदर ये हीट इंजन वगैरह के अंदर ना, इस तरह से आप बनाते थे। तो इस टॉपिक में से एब्सेक्स वाले एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन उनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि ना, अच्छा फेडरल बोर्ड ने सेकेंड एनुअल के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन दिया था इस टॉपिक में से, लेकिन वो क्वेश्चन फर्स्ट एनुअल में नहीं आता। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं एनालिसिस दे रहा हूँ कि बेसिकली हर पेपर के टाइम के मुताबिक या वक्त के मुताबिक पेपर की डिफिकल्टी लेवल सेट की जाती है। तो एपीएस का स्टैंड अप वाला जो सिस्टम है उसमें जो इस टॉपिक से ये जो मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं या मतलब कि ना ये सारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, अब इनमें से ना इसको रीड आउट करके चले जाओ। मैं आपको ना एक मशवरा देना चाहूंगा कि इस पर ना ज्यादा मगज मारने की जरूरत नहीं है, इसको रीड आउट करके चले जाओ और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन सारे तुमने वैसे भी सारे चैप्टर्स के करने ही करने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो मतलब कि ना टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने क्या करना है कि इस टॉपिक को आपने रीड आउट करना है। ये रीड आउट वाले टॉपिक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना वो केमिकल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए, दैट वुड इनफ। रट्टा मारोगे बैठ बैठ के वो चीज इस पर नॉट लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑरली आपको बता देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉन्ग आपके पास होगा, लॉन्ग के लिए आपके पास उस तरह से नहीं मतलब कहना आ सकता, क्योंकि फेडरल बोर्डों ने दिया है। हाँ, बाज़ औक़ात किस्मत अच्छी कह लो या किस्मत खराब कह लो, जिस तरह ये भी सेकेंड एनुअल में पेपर आसान बनाने के लिए उन्होंने लॉन्ग में दिया था सवाल। तो मैं इस टॉपिक को मार्क नहीं कराने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक शॉट निकलेगा तो एक शॉट के लिए मैं बोर्ड पर लिख दूं तो कोई मसला नहीं है। अगर की किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग निकल सकता है, यहाँ से लॉन्ग भी निकल सकता है। तो आपने ना जहन में रखना है कि ये लॉन्ग के लिए अगर के आ गया तो पेपर बहुत आसान होगा। अब फिर रीड आउट करके कॉन्सेप्ट बना क्या क्या होता है, बस परफेक्ट हो जाएगा। लास्ट के दो टॉपिक्स पर जाएंगे, लास्ट के दो टॉपिक्स पर। और हमारे पास जो है ना लाइक पावर, क्योंकि इनकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो 30% है, 20 to 30%। अगर आप इंपॉर्टेंस लेवल कहते हो कि यार ये कितने इंपॉर्टेंट है, तो यार 20 से 30% आपके पास आ सकते हैं। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक एमसीक्यूज जो पावर और एफिशिएंसी से, पहले एफिशिएंसी को देख लेते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ। एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी जो है इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन हुज एफिशिएंसी इज 100%। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई हमारे पास मशीन हो जिसकी एफिशिएंसी आपके पास 100% हो? तो उसका जवाब होता है नो। सिर्फ आइडियली पॉसिबल है, रियल लाइफ में आपको ऐसी मशीन नहीं मिलती, ओके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो पावर का टॉपिक है वो भी आपके पास एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यूज बहुत फेमस है, 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज भी मतलब कि आ सकता है 1 किलोवाट आवर वाला। 1 किलोवाट और आपके पास बराबर होता है 3.6 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है, इसके बराबर आ सकता है। या फिर एक और एमसीक्यूज आ सकता है किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ वॉट। देखते हैं बच्चे पावर कहते हैं इसे, लेकिन ये एनर्जी का यूनिट होता है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये तीन एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर ना आए तो लाइक कह सकते हैं कि प्री बोर्ड में आएंगे, अगर इधर प्री बोर्ड में ना आए तो फिर इनमें से एक बोर्ड में आएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर के बोर्ड में देखेंगे तो बोर्ड में दो पेपर होते हैं, एक लोकल होता है एक हार्ड होता है, उनमें से एक में ये तुम्हें पेपर में लाजमी नजर आएगा। ये तीन एमसीक्यूज नोट कर लो। तो ये बेसिकली आपके पास आ सकता है। इसके अलावा एक और भी होता है, वॉट इज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये इस तरह के ना भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। तो ये सीन है, ओके। सो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो हो रहा है। इसके अलावा आपके पास जो है ना ये एक इधर से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना ये जो फ्लोरेसेंट लैंप या आपके पास ना ये जो फ्लोरेसेंट लैंप हम लोग क्यों
मतलब कि यूज़ करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप पर। ये जो पैराग्राफ है इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि आजकल वैसे ही बिजली के बड़े मसले मसाइल है पाकिस्तान में, तो एग्जामिनर इस तरह के सवाल देते हैं प्रैक्टिकल से कि 5% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर टू द बल्ब ट्रांसफॉर्म टू लाइट, द रेस्ट ऑफ बिकम वेस्ट थर्मल एनर्जी। जो इस तरह के सवाल आपके पास इस पैराग्राफ से निकल सकता है कि आप फ्लोरेसेंट लैंप या आपके पास एलईडी बल्ब आप क्यों यूज़ करते हैं, तो ये उससे आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास सिनेरियो और कुछ भी नहीं नहीं हुदा वो आपके फर्स्ट ईयर का टॉपिक हो चुका है, ठीक है। 33 इक्वेशन ऑफ मोशन अगर किसी ने करने हैं तो मैं आपको अपना लेक्चर दे दूंगा, आप उससे कर लेना। इनफैक्ट जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फर्स्ट ईयर में चलेगी, फर्स्ट ईयर में एनबीएफ में आ गई ना मेरे ख्याल से, फर्स्ट ईयर में आ गई ना ये, फिर फर्स्ट ईयर में आ गई ब्रो वो, ठीक है। तो वो इन्होंने 9 क्लास की चीज़ को फर्स्ट ईयर में डाल दिया है, शिफ्ट कर दिया है। करना चाहते हो तो कर लो, मैंने लेक्चर दिया हुआ है डिटेल, शेयर कर दो ग्रुप में यार, ठीक है। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर है ना ये, मतलब कि देखो ये फर्स्ट ईयर की बुक है की फेडरल बोर्ड की, मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पर है। तो ये 11th फर्स्ट ईयर की भी हम लोग यही बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इसको खोलो, ये पेज नंबर 30 से ये आपके पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको आप लाइक कह सकते हैं कि यहाँ से कर सकेंगे अगर कि करना चाहते हैं करने में, बट आई विल नॉट रेकमेंड यू कि यार ये तुम लोग लाजमी करो, क्योंकि अगर ये तुम नहीं करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करना चाहता, ओके। ये अपना जो है ना ये फरवा ने पॉइंट्स बनाए हैं कुछ, तो ये सीन है। ये जो मैंने तुम्हें बोर्ड पर लिख के दिए हैं ये आपके बोर्ड के लिए सेंडअप्स के लिए, सॉरी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए थोड़ी वेरिएशन आएगी, टॉपिक्स में वेरिएशन है, वो मैंने डिफरेंट बनाए हुए या डिफरेंट बताने हैं। तो फिर प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के लिए टॉपिक्स में मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। मतलब कि जो सेंडअप का पेपर हो जाएगा मैं एनालाइज करूंगा, लेकिन सेंडअप के लिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो मैंने टॉपिक सीखे ये सारे हॉट टॉपिक हैं, ठीक है, बाकी टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे। और आपने जो एनर्जी वाली बात की, तो एनर्जी वाले सीन में वो ऐसा है ना कि हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मेजर रिसोर्सेज वाले उसमें आता है एक शॉर्ट, ठीक है, एपीएस में आता है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों पर मुसलत नहीं कर सकता कि आप लोग ना रटे मारने लग जाओगे उस पर। आप उसको रीड आउट करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, अपने वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं इनमें से लाजमी पेपर निकलता है, ठीक है, लाजमी चांस है कि यार मतलब कि ना पेपर जो मैंने हॉट टॉपिक बताए, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, पेपर जैसा भी आएगा वो तो फिर बाद में आप लोग देखेंगे, बताएंगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन ये जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि सीन होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। डेरिवेशन किस किस की ज्यादा आती है, यार ये कहना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होता कि मतलब कि ना डेरिवेशन किस किस की ज्यादा आती है। देखो काइनेटिक एनर्जी है, ये एपीएस वालों का फेवरेट टॉपिक है वैसे, बाय द वे, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ कि एपीएस वालों के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं। ये फोर्स एंड मोमेंटम बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। डेरिवेशंस है ना ये आती है। इसके अलावा ना यहाँ पर ये प्रिंसिपल मूवमेंट का न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं अक्सर, और मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी लाइक ना इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ पिछली दफा भी पहले भी आता था और अभी भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। मतलब कि ये आ सकता है लिक्विड प्रेशर, पास्कल्स लॉ और आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। अब तो आर्चिमेडेस प्रिंसिपल फर्स्ट ही में इन्होंने भेज दी है, लेकिन पहले ये 3 टॉपिक इस तरह से होते थे, ये मतलब कि ना डेरिवेशन आती है इनकी। इसके बाद डेरिवेशन इसकी इसकी, ये दोनों की डेरिवेशन आपके पास आ सकती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस ये सीन है। इसकी तस्वीर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मेरा दूसरा मोबाइल वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी जो वो है लाइक जो तस्वीर आपको मिल जाएगी, मैं थोड़ा सा इसकी क्लियर पिक्चर आपको शेयर करूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इसको सर कैन यू काइंडली टेल मी द हॉट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6। या ये सारे हॉट टॉपिक हैं, इसमें मैंने दूसरे टॉपिक लिखे ही नहीं है। सो दीज ऑल आर द हॉट टॉपिक्स। मैंने इस चैप्टर में कोई इधर उधर का टॉपिक नहीं लिखा, लेकिन जो वो चैप्टर्स हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा वो किया, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, मैं देखना चाहूँगा रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। ओके रिकॉर्डिंग इज ऑन, ठीक है। ये लेक्चर साथ ही एडिट करके अपलोड करो यार, ओके जी, राइट। सो ओके जी, राइट। तो डेरिवेशन लॉन्ग में आ सकती है, डेरिवेशन लॉन्ग में ही आती है, डेरिवेशन लॉन्ग में ही ज़्यादातर आती हैं। 90% आपकी डेरिवेशन लॉन्ग में ही आती है। शॉर्ट में डेरिवेशन शॉर्ट शॉर्ट आ सकती हैं, लेकिन चांस थोड़ा सा कम होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ, ओके।
सही, स्वीट। मैं ये भेज रहा हूँ और कल इंशाल्लाह ताला अपनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, पेपर में लिखना कैसे है, कैसे आंसर करना है, अगर कि नहीं भी आता तो कैसे आंसर करना है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कितनी करनी है, कैसे कैसे करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है, ये सारी बातें कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं फ्लैट पैनल पे एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चला देंगे, ठीक है। अपना घर दिखा दें, घर देख कर क्या करोगे भाई, मेरा घर भी आप लोगों की तरह ही है बेटा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ओके जी, राइट, सही है। सर जो लेक्चर दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उनका वाइट बोर्ड से आपको मिल गया, ग्रुप चेक करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने शेयर कर दिया है, बस जस्ट वेट। 9th, ये 10th में जा रहा है यार। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, और क्या आपके पास ट्रायल, ओके, और भेज ही दिया, बस ठीक हो गया। सो चलें जी, न्यूमेरिकल के पॉइंट भी कल मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे न्यूमेरिकल में मेजर फायदा ये होता है कि यार फॉर्मूला गिवन होता है, तो इंशाल्लाह ताला आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो बस ठीक है, आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह ताला अपनी कल की क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास मिस मत करना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।